अस्सलाम वालेकुम। मैं एक अननोन पर्सन आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम लोग बेसिकली अभी तो हम बाहर रहते हैं, लेकिन हम बेसिकली एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। रहते शहर में हैं, लेकिन जैसे हम लोगों की ज़मीनें होती हैं तो वो आते जाते रहते हैं गांव में, लेकिन रहते हम अब्रॉड हैं। तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरी पैदाइश से पहले ही अ, मेरी जो अम्मी हैं, मेरी जो चची हैं एक्चुअली, वो मेरी अम्मी से और मेरे अब्बू से, मेरे बाबा से हसद करती थी। मेरी फुप्पों और मेरी चची दोनों। तो वो दोनों का काला जादू करवाया करती थी, दोनों मिलके। और फिर मेरी अम्मी की जो दरमियान वाली भाभी थी वो भी काला जादू करती थी, वो भी मेरी अम्मी से हसद करती थी, क्योंकि मेरे अब्बू जो मेरे बाबा वो बहुत हैंडसम थे। और माशाल्लाह मेरी जो अम्मी हैं और मेरे बाबा दोनों का बहुत अच्छा कपल था। तो ज़्यादातर ये जो हसद और इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये गाँव के और जाहिल और अनपढ़ लोगों में पाया जाता है। तो और बदकिस्मती से हम भी इसका शिकार हो गए। तो मेरी जो चची हैं उन्होंने जादू टोना करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे फ़ादर एजुकेटेड थे, उन्होंने जॉब की, फिर वो बाहर चले गए। तो जब वो बाहर चले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है, हम पहले भी ठीक थे, लेकिन बाद में हमारे और अच्छे जो है वो ज़मीनें वगैरह भी थीं और पैसा और भी आना शुरू हो गया, क्योंकि बाबा की बड़ी अच्छी जॉब हो गई बाहर। तो और ज़्यादा हालात ठीक हो गए हमारे। उनसे हम लोग मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तो वो मेरी चची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाईं, तो उन्होंने हम पर जादू टोना करवाना शुरू कर दिया। तो जब मेरी जो अम्मी है, ऑफ़ कोर्स हमारा गाँव का भी घर था, हमें उसे भी लुक आफ्टर करना था, देखना होता था। तो मेरी अम्मी जो है ना, वो गाँव चली जाया करती थी कभी-कभार। तो मैं भी एक्चुअली देखने मेरी अम्मी गाँव गई अपना घर वगैरह, तो मैं भी वहीं पैदा हो गई। तो हमारे जब भी मेरी अम्मी जाती तो हमारे घर में जो दरख्त था ना, वो बेर का था। तो उस बेर के दरख्त के साथ कुछ ना कुछ लटका हुआ मिलता अम्मी को। तो वो अम्मी को पता नहीं था ये सब चीज़ें क्या हैं। तो एक्चुअली ख़ुद नहीं खोलनी चाहिए। कुछ भी आपको इस तरह की चीज़ें मिले ना, तो कभी ख़ुद मत खोलो। आपको वो चीज़ें या तो किसी को, या तो पानी में बहा देनी चाहिए, किसी को दिखानी चाहिए। तो मेरी अम्मी उनको ख़ुद खोल के देखना शुरू हो जाती थी कि क्या है ये। तो जैसे डोलियाँ होती हैं ना, डोलियाँ, जैसे ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, उस तरह की चीज़, उसमें कुछ ना कुछ मिलता डोलियों में लटका हुआ। तो मेरी अम्मी बहुत परेशान होती कि क्या चीज़ है और ये कहाँ से आता है, कौन बांध के चला जाता है इसके साथ। तो हमारे बहुत हालात ख़राब होना शुरू हो गए। फिर मेरे जो बड़ा भाई है, उनकी और मेरी एज में 12 साल का फ़र्क है। तो वो उनकी किसी से लड़ाई शुरू होगी गाँव में। दो हम गाँव में रहते नहीं हैं, लेकिन वहाँ से बस शुरू हो गई लड़ाई किसी के साथ। जिस तरह बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो उनके साथ किसी के साथ, वो हमारी ऑपोजिट पार्टी थी। जैसे इलेक्शन में भी, वोटों में भी आपकी ऑपोजिट पार्टीज़ होती हैं वैसे। तो उनके लड़कों के साथ हो गई, तो वो हमारी बहुत हमने तबाहियाँ देखी। मतलब मेरा भाई फिर कत्ल में इन्वॉल्व हो गया, इसके हाथों मर्डर हो गया दूसरी फैमिली का, जिसके साथ हमारी ऑपोजिट मतलब सियासी मुखालफत थी। फिर उनकी एक औरत का कत्ल हो गया इसके हाथों। मतलब बहुत हमने देखी। फिर मेरे छोटे दरमियान वाले भाई, उसको गोलियां लग गईं और ज़ख्मी हो गया। फिर हमने मतलब हमने मेरी मैं तो तब नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी बताया करती थी। और फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो दरख्त था ना, उन्होंने वो भी कटवा दिया हमारे घर के जो दरमियान में था, क्योंकि हम उस घर को थोड़ा रेनोवेट कर रहे थे।
तो अब मेरे बाबा आए हुए थे एक्चुअली, तो उन्होंने वो उसको कटवा दिया। हालांकि मेरी अम्मी ने बहुत मना किया कि इसको मत काटने, कि ये कौन सा मतलब रेनोवेशन में इसको कौन सा कुछ मुदाखलत कर रहा है या कुछ, लाइक रोक थोड़ी रहा है, तो आप इसको यहाँ ही रहने दें। लेकिन मेरे बाबा ने ना बस वो कटवा दिया, उन्होंने अम्मी को नहीं सुना उन्होंने, तो उन्होंने कटवा दिया उसको। और जब तख्त कट गया तो उसके बाद हमारी और तबाहियाँ शुरू हो गई, और बैड लक शुरू हो गई, मतलब। और वो जो चीज़ें हैं ना, वो एक्चुअली कुछ जादू की, कुछ वैसे थी, मतलब जो दरख्त पर थी, वो उन चीज़ों ने हमें हॉन्ट करना शुरू कर दिया, और आज तक हमें उसका कोई इलाज नहीं मिला। हाँ, फिर मेरी जो बड़ी आपी हैं वो बीमार हैं, और अब उनकी उम्र 45 है, 46, और हमने उनकी दुनिया जहाँ हर तरह के टेस्ट करवा लिए, जितने टेस्ट होते हैं A to Z सब करवा चुके हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो शदीद बीमार रहती हैं। हर सुबह वो इस तरह उठती हैं जैसे उनको किसी ने पूरी रात ज़ख्मी किया है। कहती है मुझे ऐसे लगता है जैसे कि पूरी रात मुझे ड्रिप्स और निडल्स, मतलब सुइयाँ और इंजेक्शंस लगते रहें, इस तरह उनको दर्दें होती हैं जिस्म में। और बज़ाहिर उन्हें कोई मसला नहीं, वो हट्टी कट्टी हैं, ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, शी इज़ हैप्पी वेल्थी सब कुछ। लेकिन और वो तब भी रोती थी, इतना रोती हैं वो, और वो तब भी रोती थी, शादी से पहले भी, आज भी वैसे ही रोती हैं, तकलीफ़ में हैं, वो तकलीफ़ में थी। फिर उनके बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ भी वही मसले होना शुरू हो गए। उनका भी छोटा सा बेटा है, मतलब तब से उसको जो है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई, बीमार, कोई वजह नहीं है, उसको हार्ट का मसला शुरू हो गया। अब भी वो हर वक्त, अब वो माशाल्लाह 22 साल का है, लेकिन वो हर वक्त दिल पे हाथ रख के बैठा रहता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। वो कोई काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो बैठा हुआ है बस। अभी वो मतलब यहाँ बाहर होते हैं कनाडा में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, बैठा हुआ है बस। और उसका जो छोटा भाई है वो भी कहता है मम्मी, अब मतलब अपनी मेरी सिस्टर को, कि मुझे फ़ील होता है हर रात मेरा कोई सांस बंद करता है, और वो भी 14 साल का हो गया है। तो मतलब उनके बहुत ही बुरे हालात हैं, जो कुछ भी काम करना शुरू करते हैं उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। कोई भी काम, जो कोई अल्लाह की तरफ से जिस काम को मुकम्मल होना होता है सिर्फ वो ही होता है, और अदरवाइज़ तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम कोई काम शुरू करें, हमारा कोई काम पूरा हो जाए। तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं है, लाइक जो लोग सोचते हैं और फिर वो शुरू कर देते हैं, हम तो उन लोगों में हैं ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। हम सब बहन भाई आपस में बात नहीं करते। ओह हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ मिस कर गई, मुझसे एक मेरा बड़ा भाई है, उसकी जो है वो डेथ हो गई एक्चुअली। और हम हैरान हैं कि उसको भी एक्चुअली यही प्रॉब्लम था, आपी वाला, बहुत शदीद प्रॉब्लम था उसके साथ। और मतलब वो सोता नहीं था, पूरी रात उसको आंखें नज़र आती थी। बचपन में भी जब गाँव जाता था ना, तो उसको चीनी खाने का बहुत शौक़ था। तो हमारे घर में शुरू से ही जो चीनी है ना, वो चीनी को बोरियों के हिसाब से आती थी। तो वो उसको चीनी खाने का इतना शौक़ था कि वो जो गाँव का घर था ना, उसका एक रूम था जहाँ वो दरख्त था, जहाँ उस दरख्त को कटवाया गया। तो जब वो इस रूम में चीनी खाने जाता था, तो वो कहता था मतलब अपनी अम्मी को आकर बताता था कि मुझे ना वहाँ पे एक आधे जिस्म वाली सुर्ख कपड़ों में औरत नज़र आती है अम्मी, और वो मुझे डराती है। और एक बार ये चीनी ले रहा था तो उसको सामने बैठी नज़र आई, तो ये वहीं गिर गया। तो इसको भी फिर ये बचपन में वो अपने कपड़ों में रात को पेशाब कर देता था, इसकी आंखें फिर जाती थीं, और ये इसकी बड़ी बुरी कंडीशन होती थी। जब ये गांव जाते तो इसको ये मसला शुरू हो जाता था। फिर वो चीज़ें इसको हॉन्ट करना शुरू हो गई। फिर वो मतलब उसके साथ रहीं एंड वक्त तक। और जब इसको हमने ट्रीटमेंट करवाया, हमने कहाँ नहीं गए, लेकिन फिर हमें एक जगह हम इसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले गए। तो बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ, अदरवाइज़ तो बहुत लंबी स्टोरी है। हम ले गए उसको ट्रीटमेंट करवाने के, मतलब उसने ख़ुद ढूंढा कि मैं एक बंदा ढूंढा, और वो मुझे ट्रीटमेंट के लिए उसने हामी भरी। अदरवाइज़ हमारा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करता था। वो कहते थे कि आपके मामला बहुत सख्त हैं और हमसे ये काम नहीं होता, तो मतलब हम नहीं कुछ भी कर सकते। वो पहले हैंड्स अप कर देते थे, गिव अप कर देते थे। तो
जिस दिन उसका ट्रीटमेंट अगले दिन शुरू होना था, उसी रात मेरी अम्मी सुबह तहज्जुद पढ़ रही थी और वो उठा है, आके लेटा है। एक्चुअली वो पूरी रात नहीं सोता था, सुबह उनकी नमाज के तहज्जुद के बाद सोता था वो, अदरवाइज़ वो सो ही नहीं सकता था। आप सोचें कि एक बंदा ज़िंदगी के 32 साल गुजार के रात को जागता है, वो रात नहीं सो सकता। वो कहते हैं जब मैं सोता हूँ मुझे बड़ी बड़ी आंखें नज़र आती हैं और वो मुझे घूर रही होती हैं, जिस करवट ये जाता था वो आंखें उस करवट आके उसको घूरना शुरू हो जाती थी। और ये हम तो विटनेस थे ही थे, जहाँ ये जब ये पढ़ता था अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे हॉस्टल्स या एक रूम में लेकर पढ़ते हैं, तो वो भी विटनेस थे, वो भी डरते थे। अब इसके साथ कोई रहता भी नहीं था कि ये मतलब इस तरह के इसके साथ मसले हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है फिर लोग डरते हैं कि हम भी कहीं इसी के लपेट में ना आ जाएं। तो फिर जिस दिन उसको जिस रात उसकी डेथ हुई, उस रात वो उठा है, मतलब उस रात वो जल्दी सो गया है। जो बंदा अपनी ज़िंदगी के 32-33 साल नहीं सोया पूरी रात, उस रात वो सो जाता है तहज्जुद की नमाज से पहले, और वो सो जाता है। और सोता सोता वो एकदम उठता है। तो मेरी अम्मी तहज्जुद पढ़ रही थी, तो मेरी अम्मी ने सलाम फेरा और उसको देखा, तो वो मेरी अम्मी को देख रहा था। तो मेरी अम्मी ने उससे कहा क्या हुआ है, क्यों जागे? और उसने कुछ भी नहीं कहा और चुप करके लेट गया दोबारा। और उसके बाद मेरी अम्मी ने नमाज़ तहज्जुद पढ़ी, दैन फिर नमाज़ हुई तो वो पढ़ी, जो पढ़ते हैं पढ़ के सब कुछ। तो मेरी अम्मी ने कहा ये इतनी जल्दी सोता नहीं है, इसको क्या हुआ है, क्यों सो गया है? क्योंकि तहज्जुद के बाद सोता है। तो मेरी अम्मी ने उसको ना जाके चेक किया, तो वो ना आखिरी सांसें ले रहा था। सॉरी, नमाज से पहले, तहज्जुद पढ़ने के बाद मेरी अम्मी ने इसको चेक किया। तो वो ना एक्चुअली जब वो रात को सोता था तो उसकी सांस नहीं आती थी, तो वो खराड़ खराड़ करके मतलब उसकी बहुत ऊंची ऊंची खराड़ खराड़ इस तरह की उसकी स्नोरिंग की आवाज़ आती थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ये, और उस दिन वो नॉर्मल स्नोरिंग नहीं थी, वो ऐसे जैसे किसी की जान निकल रही हो तो आखिरी हिचकियाँ नहीं लेता, उस तरह की। तो मेरी अम्मी ने तहज्जुद पढ़ के ना फ़ौरन उसको जाके देखा, इसको क्या हुआ है कि ये क्यों इस तरह मतलब साउंड कर रहा है, और सोता भी नहीं था, तो ये सो कैसे गया है? तो जब उसको देखा तो मेरा भाई जो है ना वो आखिरी सांसें ले रहा था, और उसकी जो गर्दन थी ना उस पर कुछ निशान थे। खैर वो इन्होंने मतलब मेरे दूसरे भाई को बुलाया, जल्दी से वो भागता हुआ आया, ड्राइवर गाड़ी निकाली, उसको लेके हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने भी यही डिक्लेयर किया कि इसकी डेथ जो हो चुकी है, खरी हो गई थी इसकी डेथ। तो फिर मेरी अम्मी ने देखा उसको, फिर जब उसको शावर दिया तो उसके जिस्म पे निशान थे ब्लू, और ये उसको होते थे जब वो चीज़ें आके उसको उसके जिस्म पर आकर उसको दबाती थी, नोचती थी, तो ब्लू और ग्रीन कलर के निशान होते थे उसके जिस्म पे। और उस दिन भी जब उसको नहाया गया, जैसे नहाते हैं डेड बॉडीज़ को, तो उसके जिस्म पर थे निशान। और जिस दिन उसकी हम उसको दफनाने के लिए गांव ले गए, और उसकी जो मैयत है जब घर से निकली, तो हमारे नेबर्स ने हमें बताया कि आपके घर से चीखें और रोने की आवाज़ें आई हमें, हालांकि हमारे घर में कोई नहीं था। तो इसको और शॉर्ट करती हूँ। अब हम सब उस लपेट में हैं कि हम जितने भी बहन भाई हैं, एक तो हमारी आपस में नहीं बनती, हम नहीं बोलते आपस में। और मेरी पेरेंट्स की भी सारी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते ही गुजरी, और लड़ते झगड़ते ही वो मतलब दुनिया से चले गए। और फिर हम भी बहन भाई ऐसे लड़ते ही हैं आपस में, कोई हमारी इत्तेफाक नहीं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। क्योंकि ये रीज़न, ये चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से बात नहीं करने देती। जब भी कोई बात होती है हम किसी न किसी बात पे, और हमारा कोई प्रॉपर्टी कोई इस तरह का कोई इशू भी नहीं है, हम वैसे ही लड़के एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। और हमने हर जगह ट्रीटमेंट करवाया है, किसी बंदे ने हमें, सिर्फ लोगों ने लूटा है हमसे। मुझे लगता है हमारा कोई करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ इसी पर लग चुका होगा इलाज पे। हर बंदे ने हम सिर्फ पैसा खाया है, लेकिन कभी किसी ने हमारा जो है ना वो जैसे प्रॉपर इलाज किया जाता है, जैसे अपने ईमान से या अल्लाह को रख कर दिमाग में कि मुझे खुदा अल्लाह के लिए शिफा देनी है लोगों को, ऐसा किसी ने इलाज नहीं किया। बस सब ने पैसे की हवस में हमें लूटा, और पता नहीं कितने ही हमारे पैसे सिर्फ इन इलाजों पे लग चुके हैं। हमें मतलब दुनिया की तो कोई बीमारी थी नहीं, सिर्फ इन चीज़ों से, और आज भी हम इन चीज़ों का शिकार हैं। आज मैंने बड़ी हिम्मत करके आपको ये मैसेज किया, मुझे पता है इसके बाद मुझे शायद इसका कुछ नुकसान भी भुगतना पड़े, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। हमारा कोई इलाज नहीं कर सकता, ना आज तक कभी किसी ने किया। सब दावा करते हैं और फिर कुछ पैसे खा के हमसे और बैक ऑफ हो जाते हैं, कहते हैं हमसे नहीं होता, या फिर फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं।
एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके जितने भी कॉलर्स आते हैं जो अपना इलाज करवाते हैं उनसे, या जो भी इस तरह के लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अगर अपने कमेंट्स बॉक्स में अगर उनका नंबर या एड्रेस छोड़ दें, ताकि हम जैसे जितने भी लोग इन चीज़ों का शिकार हैं या जो इलाज के लिए कोई आमिल ढूंढ रहे हैं, तो हमारी मदद हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ कर के, अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इलाज कर सकता हो या जिन्होंने अपनी ये स्टोरी बताई है, अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में, अगर वो उस बंदे का नंबर या एड्रेस छोड़ दें तो हमारा भला हो जाएगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच। यही मेरी स्टोरी थी।